Good afternoon, guys. And today we are going to start the basic concept of the complex number. In the previous lecture, we have done the basic point of the complex number and we had discussed the imaginary numbers. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि एक इमेजिनरी नंबर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें सबसे पहले इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग जाके या तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक होगा वहाँ से जाएं, या फिर प्लेलिस्ट क्लास 11th के नाम से बनी हुई है वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअली में यहाँ से चैप्टर आपका स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझाते हैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। समझते हैं 1 by 1 पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले एक ही पॉइंट को समझते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + ib। मतलब एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस तरीके से होता है, समझिए ध्यान से। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है क्या, स्मॉल z से। स्मॉल z इक्वल टू क्या होता है बेटा, a + ib, ठीक है। अब a + ib क्या होता है, देखो i का मतलब होता है क्या बेटा, इमेजिनरी नंबर। जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो लोग जाके देखें, बिल्कुल देखें उसको, ठीक है। क्योंकि i मतलब होता है बेटा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर से ही क्या होता है, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये z क्या होता है, z इज़ द सिंबल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है बेटा, स्मॉल z होता है। इक्वल टू क्या है बेटा, a + ib। अब देखो यहाँ पे ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अब समझते हैं पहले कि a + ib होता क्या है, समझो ध्यान से इधर। इसमें से ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसे रियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई सर, इसे रियल पार्ट कहते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपको परेशान ना होइए। और इस पार्ट को कहते हैं क्या बेटा, रियल पार्ट। और ये पार्ट होता है क्या बेटा, इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। मतलब जिस पार्ट के साथ आई जो है जुड़ा रहता है वो पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बेटा, इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इमेजिनरी नंबर का पार्ट होगा तभी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो रियल ऑफ z, मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या है, a है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है बेटा, z मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है बेटा, स्मॉल b है। अब सोचो क्या सर ने i क्यों नहीं लिखा। मैंने क्या बताया बेटा कि इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ i क्या होता है, साथ में रहता है। मतलब i इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब है कि i के साथ जो भी टर्म जुड़ा होगा, मतलब कहने का मतलब है जैसे यहाँ i के साथ क्या है बेटा, b है। इसका मतलब b कैसा पार्ट हो जाएगा सर, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे हम लोग एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुमसे ये पूछा जाता है, जैसे मैंने बोला कि z इक्वल टू क्या, मैंने बोला 4 + 3i बोला। क्या बोला मैंने सर, 4 + 3i बोला। अगर मैं तुमसे कहता हूँ बेटा, देखो एक नंबर के लिए सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कंपटीशन में, ठीक है। तुमसे पूछ लिया जाए कि सर रियल पार्ट ऑफ z क्या है, मतलब इसका रियल पार्ट क्या है। तो सर इसका रियल पार्ट क्या है, 4 है। मतलब फ्री फ्रॉम i, जो i से क्या है, फ्री हो, उसे कहते हैं क्या, रियल पार्ट। उसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलता हूँ क्या कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, मतलब z का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, तो आप बताओगे सर i का जो कोएफिशिएंट होता है साइन के साथ, विथ साइन कितना है सर ये 3 है। तो चाहे +3 लिखो या फिर 3 लिखो। ये चीज़ एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारा z मतलब स्मॉल z, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरीके से हो जाए, ये हो जाए 4 - 3i लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है सर, रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो 4 है, ठीक है। उसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है सर, i के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो हो जाता है क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा, ठीक। तो देखो मैंने आपको ये समझाया भाई कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द फॉर्म ऑफ a + ib, ठीक है। a + ib के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने बताया क्या, 4 + 3i, ये एक ऐसा नंबर है सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि ये a + ib के फॉर्म में है। अगर नहीं रहेगा तो उसे a + ib के फॉर्म में लेके आएंगे। बात समझा हमारा, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन तुमसे ये आ जाएगा कि जैसे आएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा क्या कि प्योरली रियल नंबर, मतलब प्योरली
रियल प्योरली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो इसका मतलब है कि अब समझिए ध्यान से सर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये कैसे नंबर होते हैं भाई, ये कैसे नंबर होते हैं? देखो ऐसे नंबर के लिए जैसे मैंने बोला क्या जेड इक्वल टू मैंने लिखा क्या 4, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है बेटा 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्योरली क्या है रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है भाई सर 0 है। उसी तरीके से अगर मैं तुमसे बताऊँ क्या, इसका मतलब ये हो गया कि भाई प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, बिल्कुल 0 होता है। उसके बाद फिर क्या है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? प्योरली इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कैसे नंबर होते हैं बेटा, ये कैसे नंबर होते हैं? अब तुम्हें पता है कि अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल्स है, ठीक है, ऐसे समझेंगे इसको। यहाँ कैसे होगा बेटा, यहाँ मैंने लिखा क्या जेड इक्वल टू मैंने लिखा क्या 3i। अब देखो क्या यहाँ पे रियल पार्ट है, रियल पार्ट मतलब होता है फ्री फ्रॉम आई, मतलब ऐसा पार्ट बेटा जो है जो फ्री फ्रॉम आई रहे। ठीक है, ऐसा पार्ट बेटा जो फ्री फ्रॉम आई रहे वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंस क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है भाई सर, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है सर, यहाँ पे सर 0 है। ठीक है, इसलिए ये कैसा है सर, ये प्योरली जो है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रियल मतलब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, और प्योरली इमेजिनरी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैसा पार्ट होना चाहिए बेटा, रियल पार्ट क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो समझ गए। अब जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट हमारा ये आता है बेटा, क्या कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लिखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कैसे नंबर होते हैं? अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए हम एक समय के लिए समझते हैं क्या बेटा, कि जैसे मान लीजिए लेट हम समझते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा a+ib के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इस जेड के ऊपर क्या आ जाएगा सर, बार आ जाएगा, और आई का जो साइन रहेगा वो क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा क्या, a-ib हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये a-ib हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि जेड इक्वल टू मैंने लिखा क्या 3 - 4i मैंने लिखा। ठीक है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूँ, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 + 4i हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब सीधा आप ये समझिए सर, आई का साइन हम लोग क्या कर देंगे सर, बदल देंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेट देखो यहाँ पे समझो ध्यान से। जैसे मैंने बोला क्या कि जेड इक्वल टू a+ib, अभी आपने बताया कि सर जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सर जेड इक्वल टू a+ib के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या होता है सर, इसके ऊपर इस तरीके से क्या मॉड जेड इक्वल टू लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिखा जाता है क्या बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या हो जाता है सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका एक तरीके से फॉर्मूला समझ सकते हैं हम लोग। उसी तरीके से ये मॉड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा। सो अब देखो यहाँ पे क्या है, मुझे पता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है सर, a है, तो यहाँ पे a² हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है सर, b है, तो यहाँ हो जाएगा b²। मतलब मॉड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा √a² - b²। क्या ये बात समझ में आई? देखो ये है क्या बेटा, ये है मॉडुलस ऑफ अ जेड, मतलब मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब है क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे सर, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद हाँ, इस पर थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने बोला, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको? ओके, जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया क्या कि लेट मैंने लिखा जेड इक्वल टू 4 + 3i, यही ले लेता हूँ मैं। ठीक, अगर इसका मुझे मॉडुलस निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा सर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
तो इसको जगह मैं सॉल्व करूँगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, ये सर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 और इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 5। ठीक है, तो मतलब मॉड जेड इक्वल टू क्या होता हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। इस तरीके से आसान क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, फिर इस पर जो है न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो चीज़ें बेटर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है बेटा, हमारा है इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है भाई, इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या होता है इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उसमें क्या होगा, वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल तब होंगे जब उसका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट से उसका इमेजिनरी पार्ट उसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा ना। गर्मी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहने का मतलब है कि हम ये बोलेंगे क्या, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये समझते हैं कि भाई मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने Z1 मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, मैं लिखा क्या कि A1 + B1I। ठीक है, और उसी तरीके से मैंने Z2 लिया और मैंने बोला क्या A2 + B2I। तो मैंने बोला कि अगर मान लो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो इफ़ एंड इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब केवल और केवल तभी ऐसा इक्वल होगा जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, मतलब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से इक्वल होना चाहिए बेटा, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से इक्वल होना चाहिए। अब इसमें कोई एक न्यूमेरिकल्स नोट कर लेते हैं तो चीज़ें बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगी हमारे। ठीक है, एक समझाता हूँ मैं आपको एग्जांपल्स। ठीक है, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ये है आपका कि इफ़ लिखा है 2y + 3x - y, ये हो जाएगा i। थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं, इक्वल टू कितना लिखा है सर 5 और -2i। ठीक है, ऐसे करके कह रहा है इफ़ 2y + इन ब्रैकेट 3x - y × i इक्वल टू 5 - 2i। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, चलो भाई, अब इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है, पहले समझते हैं पहले पूरी बात को भाई। यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसका मतलब इधर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्या, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2y। इस तरीके से सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 2y, और इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, सॉल्व क्या कर लेता हूँ, ये i के फॉर्म में ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x - y × i है इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये 5 माइनस क्या हो जाएगा सर 2i। ठीक, अब अगर देखा जाए तो इसका रियल पार्ट, अब थोड़ा सा मैं मार्कर बदल लेता हूँ जिससे चीज़ों को बेटर तरीके से समझा पाऊँ। अब देखो क्या होता है बेटा कि इसका जो रियल पार्ट है उसके रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल। इसका मतलब हो गया क्या, आप लिख देंगे क्या, कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये लाइन आपको लिखना होगा क्या कि कंपेयरिंग बोथ साइड। फिर क्या हुआ सर, 2y = 5 एंड y = 5/2, पहला आंसर आ गया। ठीक, दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ सर 3x - y। देखो i का कोफिशिएंट कितना है सर 3x - y, इधर i कोफिशिएंट क्या है सर -2। मैंने आप क्या बताया था, हम लोग जब कोफिशिएंट का जब कंपेयरिंग करेंगे बेटा तो विथ साइन करेंगे। क्या करेंगे सर, विथ साइन करेंगे। चलो भाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो y की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। कितना हो जाएगा सर, ये 3x - 5/2 इक्वल टू -2। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x = -2 था, इसको उधर शिफ्ट किया तो हो जाएगा +5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, -4 + 5 मतलब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा।
ठीक है। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, अब ये 3 उधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है बेटा, सम एंड द डिफरेंसेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले एक बेसिक पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो अगला हमारा क्या है बेटा, सम क्या है, सम एंड डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम एंड द डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग। जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे नंबर्स को जैसे प्लस करते थे, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड करेंगे। कैसे, आइए बताते हैं। जैसे हमने लेट कर लिया कि भाई हमारा जो पहला है वो उसको मान लेते हैं क्या, a1 + b1i। ठीक, उसी तरीके से क्या करेंगे बेटा, हम लोग दूसरा मान लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा a2 + क्या हो जाएगा भाई, b2i। ठीक, अब जब हमें मान लीजिए इसको सम करना है तो हो जाएगा z1 + z2। तो क्या होगा, जब हम इसको जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसका रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा, a1 + a2। ठीक है, और प्लस उसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा b1 + b2 और क्या हो जाएगा आपका i हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मुझे मान लो डिफरेंस करना हो, ठीक है, मैंने z1 - z2 लिख दिया। ठीक, तो इसका मतलब है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए, अब सब्ट्रैक्ट भी कैसे होंगे, वैसे वही सेम कॉन्सेप्ट है, क्या रियल पार्ट से माइनस हो जाएगा, मतलब a1 माइनस क्या हो जाएगा a2। ठीक, और ये पार्ट इससे माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस ही लो, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये चीज़ें माइनस हो जाएंगी। तो माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 + b2i, ऐसे करके। नेक्स्ट क्या है बेटा, अगला है क्या बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ, क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले मैं एक बार सारे बेसिक टर्म आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है सर, मुझे करना है सर प्रोडक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है सर, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट वाले केस में क्या होता है कि जैसे हम फिर सेलेक्ट करेंगे क्या कि मैंने z1 लिया क्या सर, a1 + सर b1i लिया। ठीक, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, z2 = क्या हो जाएगा सर, a2 + b2i हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो भाई z1 × z2 करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले वाले एक नोट करूँगा क्या, a1 + सर b1i। उसी तरीके से फिर क्या हो जाएगा बेटा, a2 + b2i। ठीक, अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जैसे हम लोग नॉर्मली पहले मतलब ब्रैकेट का जैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे बेटा, सेम उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। चलो करो, a1 का इससे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या हो गया सर, यहाँ पे a1 और a2 हो गया। फिर a1 का इससे मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो गया सर, ये a1 और b2i हुआ। अब a1 का खेल ख़त्म, फिर b1i को उठाओ, b1i को जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा a2 b1i हुआ, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया सर, ये b1 और b2i² हुआ। क्या हुआ देखो, b1 b2 i × i का i² हो गया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो गया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा a1 और a2 हो गया प्लस। अब यहाँ चाहो तो देखो दोनों में i है, तो मैंने i को बाहर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा a1 b2 और फिर क्या हो जाएगा भाई a2 और b1। अब यहाँ अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ अगर देखा जाए तो i² की वैल्यू कितनी होती है, हमने प्रीवियस क्लास में बताया बेटा कि i की वैल्यू √-1, i² -1, i³ -i, i⁴ +1। ठीक है, तो यहाँ पे i² वैल्यू क्या हो जाएगा सर, -1। तो ये हो जाएगा क्या, b1 और b2 और इंटू क्या हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरी वैल्यू माइनस की हो गई, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा सर, a1 a2 और माइनस इसको ले लेते हैं साथ में, क्योंकि ये भी तो फ्री फ्रॉम i हो गया, क्योंकि i² वैल्यू जब मैंने यहाँ प्लेस कर दी तो यहाँ i तो रह नहीं गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2। ठीक, फिर उसी तरीके से क्या हो जाएगा i और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा सर, a1 b2 और फिर a2 और b1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट और ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। मतलब जैसे आप दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ कुछ नया नहीं करना है आपको। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, ओके। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लो जैसे हमने प्रोडक्ट किया, तो वैसे डिवीज़न भी सर ऐसे होता होगा कुछ। तो चलिए डिविजन्स के बारे में समझ लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, डिविजन्स के बारे में समझ लेते हैं कैसे करना है हमको। ठीक है, चलो नोट करते हैं।
तो हमें क्या करना होगा, हम जैसे मान लो जैसे डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न में जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न होता नहीं है, एक्चुअल में ये ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये क्या है, क्या कि डिवीज़न ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीज़न ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है सर, इसको समझ लेते हैं। जैसे हमें पता है कि हम Z1 अपॉन क्या करेंगे सर, Z2 करेंगे, ठीक। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट पहले से बना के रखे गए हैं कि भाई फ्रैक्शन का डिवीज़न नहीं होता है, वो क्या होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो वैसे यहाँ भी समझो ये कैसे टूटेगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम इसको Z1 इंटू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन Z2 लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये Z1 इंटू ये हो जाएगा Z2 इन्वर्स हो जाएगा, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि इसको इस तरीके से हम लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। इसको हम लोग इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको मान लो मेरे को एक एग्जांपल से समझाना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से सर, मैं एग्जांपल से अगर मेरे को सर समझाना है तो मैं कैसे करूँगा, देखो जैसे मान लीजिए हमने सेट कर लिया कि ये हो गया 4 + 3i हो गया और ये हो गया 3 + 4i हो गया, ठीक। 3 + 4i हो गया। तो दोनों अगर देखा जाए तो दोनों क्या है बेटा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, सर ने क्या सिखाया है, सर ये तो होता नहीं है, डिवीज़न तो होता नहीं था। हमें क्या है, हम लोग यहाँ पे हमने पता है कि हम लोग क्लास 10th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, क्या बेटा, रैशनलाइजेशन। जिस तरीके से कोई भी इरेशनल नंबर कभी भी किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर में नहीं होता है, वैसे ही किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में कभी भी एक इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो नीचे वाला पूरा टर्म है, ये जो बेटा पूरा नीचे वाला जो टर्म है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसे हम लोग जो है रैशनलाइजेशन कर देंगे। मतलब कैसे, इस तरीके से देखिए, हम लोग इसे क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे इसको ये जो नीचे जो टर्म है पूरा, इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, बस उसका साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मतलब 3 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये 4i ऐसे करके, ठीक। तो ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर हो जाएगा 4 + 3i, ठीक है। मतलब एक तरीके से मैं एक स्टेप जो है खा जाता हूँ, जिससे कि ठीक है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ये समझते हैं, अगर मान लो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, चलो 4 कैसे मल्टीप्लाई किए तो 4 3 कितना आ गया सर 12। 4 कैसे मल्टीप्लाई किए तो -4 4 16i हो गया। फिर -3i का 3 में किए तो कितना आ गया, प्लस 3 3 क्या हो जाएगा सर 9i हो गया, ठीक। फिर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई किए सर माइनस हो गया। 3 4 कितना आ गया सर 12, 3 चौक 12, मतलब 12 इंटू क्या हो गया सर i²। नीचे अगर देखा जाए तो ये a + b और a - b का फॉर्मूला यहाँ पे बन के आपका तैयार है। क्या लिखा है सर, यहाँ लिखा है सर 3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, -4i का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर और -4i का स्क्वायर, a² - b² ही टूटेगा a + b और a - b में। चलो ठीक है, फिर ये कितना आ गया सर, ये 12 हो गया। इसको ये 16 है, उधर 9 है, तो 9 7 16 होता है, मतलब -7i हो गया, ठीक। इसको जब सॉल्व किया तो हो गया -12 और इंटू i² वैल्यू क्या हो गया सर -1, क्योंकि हमें पता है कि i² इक्वल टू क्या होता है सर -1 होता है, ठीक है। इसको आप बगल में नोट कर लेंगे। तो मैंने i² वैल्यू यहाँ पे -1 रख दिया, वहाँ पे ऑलरेडी माइनस था पहले से भी, ठीक है। चलो क्या ऐसा माइनस था, हाँ 3 4 12 था, बिल्कुल सर। नीचे देखो क्या हुआ, 3 3 क्या हो गया सर 9 हो गया, और -4 4 सर 16 और इंटू i²। अब i² वैल्यू क्या मैं -1 लिख सकता हूँ कि नहीं, अब डायरेक्ट, ठीक है। चलो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 12 था, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया सर +12, तो +12 और +12 कितना आ गया सर 24 आ गया, 12 दूना 24। फिर माइनस क्या हो गया सर, ये 7i हो गया। नीचे जब सॉल्व किया गया तो वैसे ही देखो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, मतलब 16 हो गया। 16 और +9 कितना आ गया 25। तो ये इस तरीके से, अब इसको चाहो तो आगे आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे, इसको आप लिख सकते हो 24/25 -7/25 और इंटू i, मतलब ये खुद जो है किस में टूट गया सर, a + ib के फॉर्म में टूट गया। और यही है हमारा क्या, Z1/Z2 का आंसर, ठीक है, Z1/Z2 का आंसर। मतलब कभी भी इस तरीके से अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो हमें क्या करना, हमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है सारे जो बेसिक पॉइंट्स है वो मैंने आपको समझा दिए किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है चाहे तो न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे 2 मिनट के अंदर।
जैसे किसी किसी क्वेश्चन का आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका मॉडुलस निकालिए, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट निकालिए, तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम कोई एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, ठीक है, आपको समझाने के लिए। जैसे क्वेश्चन ये है कि 2 - 3i, एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ क्या, 2 - 3i का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ib, मतलब इसे कहना है क्या, इसे तुम्हें एक्सप्रेस करना है किसमें, a + ib के फॉर्म में, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब मुझे पता है कि अगर मैं 2 - 3i का होल स्क्वायर है, ठीक, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊंगा। a स्क्वायर मतलब कितना आ गया सर, 2 × 2 = 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 3 × 3 = 9 और इंटू क्या हो गया सर, i स्क्वायर, फिर माइनस 2 × a, 2 × a, ये मतलब 2 इंटू b मतलब कितना है सर, 3i है। क्या है बेटा सर, 3i है, ठीक है, क्या है 3i है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ है 2 - 3i का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × a × b। चलो सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 9। अब आई स्क्वायर वैल्यू क्या है सर, -1, ठीक। यहाँ बगल में इसको नोट करते हुए चलेंगे, आई स्क्वायर वैल्यू क्या होता है सर, -1। फिर उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा -2 × 2 = 4, 4 × 3 = कितना आ जाएगा सर, 12i हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या बेटा, अब देखिए ये -9 है और ये क्या है, ये +4 है, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे -5 आया और -12i आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये किस फॉर्म में आ चुका है सर, ये फॉर्म में आ चुका है क्या, a + ib के फॉर्म में। अब यहाँ अगर तुमसे कोई पूछ सकता है क्या कि भाई इसका रियल ऑब्जेक्ट बताओ, मतलब इसका रियल पार्ट बताओ सर, -5, इसका सर इमेजिनरी पार्ट बताइए आप, तो क्या हो जाएगा सर -12, ठीक है, इस तरीके से। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, और अभी तक अगर आप मेरे वीडियो पे बने हुए हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूर। थोड़ा सा लेट ये बैच स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि डेली कुछ ना कुछ मैं आपको सिखाऊँ, ठीक है। आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और आगे भी लोगों तक बढ़ाते रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाने का मेरा एम है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।